नमस्कार बच्चों। आज हम कक्षा 9 की पूरक पुस्तक कृतिका भाग 1 का पाठ 2 मेरे संग की औरतें पढ़ेंगे और समझेंगे। इसकी लेखिका है मृदुला गर्ग। मृदुला गर्ग हिंदी साहित्य की सबसे लोकप्रिय लेखिकाओं में से एक हैं। उन्होंने उपन्यास, कहानी, नाटक, निबंध अनेक विधाओं में रचनाएं की हैं। उनकी रचनाएं अनेक हिंदी भाषाओं तथा जर्मन, चेक, जापानी, अंग्रेजी आदि में भी अनुवाद हुए हैं। उनके उपन्यास हमारे जीवन से, महिलाओं तथा बच्चों के हित के समाज से जुड़े हुए हैं। उनकी प्रसिद्ध पुस्तकें हैं अनित्य उर्फ सेम, एक यात्रा संस्मरण, एक और अजनबी, खेद नहीं है, ग्लेशियर से, चितकोबरा आदि। उन्होंने 30 से भी ज्यादा अधिक पुस्तकों की रचनाएं करी हैं। उन्हें हिंदी अकादमी साहित्य पुरस्कार, विश्व हिंदी सम्मेलन पुरस्कार, व्यास सम्मान आदि अनेक पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया है। तो आइए आज हम उनकी ही एक रचना मेरे संग की औरतें पढ़ते हैं। यह एक संस्मरण है। संस्मरण क्या होता है? संस्मरण हिंदी की एक विधा होती है जिसमें हम अपनी मेमोरीज, अपनी स्मृतियों को सोचकर लिखते हैं। ठीक है, संस्मरण मतलब होता है मेमोरी, स्मृति, जो हमारी पिछली यादें हैं उसके आधार पर हम उनको अपने लेख में उतारते हैं। तो यह भी एक संस्मरण है जिसमें उन्होंने अपने यहाँ की औरतों के जीवन के बारे में व्याख्या करी है। अपने साथ की जो औरतें थी, जो उनकी नानी थी, दादी थी, मम्मी थी, उनके बारे में बताया है। तो आइए उनकी स्मृतियों में हम चलते हैं। मेरे संग की औरतें। मेरी एक नानी थी, जाहिर है, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा। मेरी माँ की शादी होने से पहले ही उनकी मृत्यु हो गई थी। शायद नानी से कहानी ना सुन पाने के कारण बाद में हम 3 बहनों को खुद कहानियां कहनी पड़ी। नानी से कहानी भली ना सुनी हूँ, नानी की कहानी जरूर सुनी, और बहुत ही बाद में जाकर उसका असली मर्म समझ में आया। पहले इतना ही जाना कि मेरी नानी पारंपरिक, अनपढ़, पर्दानशी औरतें थीं, जिनके पति शादी के तुरंत बाद उन्हें छोड़कर बैरिस्टर पढ़ने विलायत चले गए थे। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से डिग्री लेकर जब वह लौटे और विलायती रीति रिवाज के संग जिंदगी बसर करने लगे तो नानी के अपने रहन सहन पर उसका कोई असर नहीं पड़ा। ना उन्होंने अपनी किसी इच्छा, आकांक्षा या पसंद नापसंद का इजहार पति के सामने किया। अब लेखिका अपनी स्मृतियों की, अपनी मेमोरीज की शुरुआत करती है और उसमें सबसे पहले वो अपनी नानी को लेती है। इसमें वो बताती हैं कि नानी, सबकी नानी होती है, मेरी भी नानी थी, पर मैंने उन्हें कभी नहीं देखा क्योंकि जब मेरी मम्मी की शादी होने वाली थी उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। अब वो अपनी नानी के बारे में बताती हैं, वो कैसी दिखती थी, क्या उनका व्यक्तित्व था। तो वो बताती हैं कि नानी जो है वो बहुत ही पारंपरिक थी। पारंपरिक मतलब रीति रिवाज वाली, ट्रेडिशनल थी बहुत ज्यादा, और साथ ही अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी। पर्दानशी मतलब पर्दा करके रहती थी, जैसे पहले की औरतें घूंघट करके रहती थी, उसे हम पर्दानशी कहते हैं, वैसी स्त्री थी। ठीक है। और उनके जो पति थे, मतलब मेरे नाना जी जो थे, वो शादी होते ही पढ़ने के लिए विलायत चले गए थे। विलायत मतलब होता है फॉरेन चले गए थे, और फॉरेन जाकर वहां उन्होंने बैरिस्ट्री की पढ़ाई करी, मतलब लॉ की पढ़ाई करी। और जब वो वहां से आए तो वहीं के रीति रिवाज उन्होंने सीख लिए थे, तो वो वैसे ही रहते थे। लेकिन नानी का उनके रीति रिवाज से जैसे वो रहते थे वैसे रहने में उन्हें कोई भी आपत्ति नहीं थी, ना ही उन्होंने उनसे कुछ कहा। वो जैसे रहती थी वो वैसे ही रहती थी, और उन्होंने कभी भी अपने पति को अपनी पसंद नापसंद किसी भी चीज के बारे में नहीं बताया।
पर जब कम उम्र में नानी ने खुद को मौत के करीब पाया तो 15 वर्षीय इकलौती बेटी मेरी माँ की शादी की फिक्र ने इतना डराया कि वह एकदम महजूर हो उठी। अब वो क्या बता रहे हैं कि अ, उनको पहले ही पता चल गया था कि उनकी मृत्यु होने वाली है, तो इसलिए उन्हें जो उनकी 15 साल की बेटी थी, वो कौन थी, लेखिका की माँ जो थी, उनकी शादी की टेंशन हो गई, फिक्र हो गई, मतलब उनको चिंता हो गई, टेंशन हो गई, और वे एकदम महजूर हो उठी। महजूर मत मुंहजोर हो उठी, मतलब क्या होता है मुंहजोर उठ के, मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाली होगी। पहले वो बिल्कुल नहीं बोलती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि उनकी मृत्यु होने वाली है तो वो बहुत ज्यादा बोलने लगी। नाना नाना से उन्होंने कहा कि वह पर्दे का लिहाज छोड़कर उनके दोस्त स्वतंत्रता सेनानी प्यारे लाल शर्मा से मिलना चाहती है। अब जब वो पहले तो कुछ भी नहीं बोलती थी, कोई भी अपनी इच्छाएं नहीं प्रकट करती थी, लेकिन जब उन्हें पता चला वो मरने वाली हैं तो उन्होंने अपने पति से अपनी इच्छा जाहिर करना शुरू करी। उन्होंने बोला कि उनके जो पति थे वो स्वतंत्रता आंदोलन में भाग दे रहे थे, तो उन्होंने अपने पति से कहा कि वो जो आपके दोस्त हैं, कौन, सेनानी प्यारेलाल शर्मा, उनसे मिलना चाहती है। और पर्दा का लिहाज छोड़ के यहाँ क्या मतलब है कि वो पहले की स्त्रियां पर्दे में रहती थी और किसी से मिलती नहीं थी, कोई आ जाता था तो एक किमाड़ के पीछे ही रहती थी, तो कहती मैं इसको छोड़कर उसे फेस टू फेस मिलना चाहती हूँ। सब दंग रह गए। जिस पर पर्दानशी औरत ने पराये मर्द से क्या खुद अपने मर्द से मुंह खोलकर बात नहीं की थी, आखिरी वक्त में अजनबी सी क्या कहना चाह सकती है। पर नाना ने वक्त की कमी और मौके की नजाकत की लाज रखी। सवाल जवाब में वक्त बर्बाद करने के बजाय फौरन जाकर दोस्त को लिवा लाए और बीवी के हुजूर में पेश कर दिया। सब चौंक गए कि ऐसा कैसे हो गया, ये क्यों बोल रही है, लेकिन उनके जो नाना जी थे उन्होंने इस बात पर ध्यान न देते हुए, वक्त की कमी को समझते हुए अपने दोस्त को ले आए और अपनी हुजूर में पेश कर दिया, मतलब उनके सामने पेश कर दिया। अब तो नानी ने कहा वह और भी हैरत अंगेज था। जो नानी ने उनको सामने आते, उनके दोस्तों के सामने जो बोला, वो सब चौंक गए। हैरत अंगेज मतलब चौंक गए। उन्होंने कहा वचन दीजिए कि मेरी लड़की के लिए वर आप तय करेंगे। मेरे पति तो साहब हैं और मैं नहीं चाहती मेरी बेटी की शादी साहबों के फरमा फर्मा बरदार से हो। तो अब वो आप अपनी तरह आजादी का सिपाही ढूंढकर उसकी शादी करवा दीजिएगा। तो वो जो जब उनको सामने देखती है और वो जो बोलती है तो सब चौंक जाते हैं। क्या बोलती है कि आप, मेरी बेटी जो है शादी लायक हो गई है, अब जब उसकी शादी होगी तो वो आप ही कराएंगे, अच्छा वर आप ही ढूंढेंगे। मेरे पति जो है वो साहब है, ठीक है, क्योंकि उनका रीति रिवाज उस जैसे हो गए थे जहाँ फॉरेन से आए थे उनकी तरह। कहते मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए, ठीक है, मुझे साहबों के फर्मा बरदार, साहबों के फर्मा बरदार क्या होते हैं कि उनके पति जो हैं साहब, मतलब अंग्रेजों के आज्ञाकारी हो चुके हैं। मैं ऐसा पति नहीं चाहती हूँ, मैं ऐसा पति चाहती हूँ जो स्वतंत्रता सिपाही हो, आजादी के लिए लड़ाई करते हो। तो आप ऐसा ही वर मेरी बेटी के लिए ढूंढ दीजिएगा। कौन कह सकता था कि अपनी आजादी से पूरी तरह बेखबर उस औरत के मन में देश की आजादी के लिए ऐसा जुनून होगा। बाद में मेरी समझ में आया कि दरअसल वह निजी जीवन में भी काफी आजाद ख्याल रही होगी। ठीक है, उन्होंने नाना की जिंदगी में कोई दखल नहीं दिया, ना उसमें साझेदारी की, पर अपनी जिंदगी को अपने ढंग से जीती जरूर रही। पारंपरिक, घरेलू, उबाऊ और खामोश जिंदगी जीने में आज के हिसाब से क्रांतिकारी चाहे कुछ ना हो, दूसरे की तरह जीने के लिए मजबूर ना होने में असली आजादी कुछ ज्यादा ही थी। अब यहाँ पर लेखिका जो है, असली जो उस बात का पीछे की गहराई है उसको समझाने का प्रयास कर रही है कि लेखिका जो है वो बता रही है कि कौन कह सकता है कि वो औरत जो है, जो पर्दे में रहती है, जो किसी कुछ नहीं बोलती थी, उसके मन में इतनी आजादी की बात हो सकती है, किसी ने नहीं सोचा था, ठीक है। लेकिन वो कहती है असल में मेरी नानी आजाद ख्यालों की ही थी। उन्होंने अपने पति के उसमें साझेदारी नहीं करी, लेकिन अपने तरीके से जी वो जरूर, और अपने तरीके से जीना ही असली आजादी है।
ठीक है, कि हम जैसा चाहते हैं हम वैसे ही जी रहे हैं, हम किसी के थोप में आके नहीं जी रहे हैं कि आपको भी हमें पर्दा छोड़ देना चाहिए, जैसे उनके पति विलायती सोच रखने लगे थे, तो वैसे ना सोचिए, वो जो जैसे रहती थी वैसे ही उन्होंने रहना स्वीकार किया था और वही उनकी असली आजादी थी। खैर, इस तरह मेरी माँ की शादी ऐसे पढ़े लिखे होनहार लड़के से हुई जिसे आजादी के आंदोलन में हिस्सा लेने के अपराध में आईसीएस के इम्तिहान में बैठने से रोक दिया गया था और जिसकी जेब में पुश्तैनी पैसा धैले धैले का नहीं था। तो अब वो बता रही हैं कि अब वो अपनी माँ के बारे में आई हैं कि अब उनकी माँ की शादी किससे हुई, पढ़े लिखे लड़के से हुई जो आजादी के आंदोलन में भाग भी ले रहा था और इस आजादी के आंदोलन में भाग लेने के कारण उसे आईएएस की जो परीक्षा होती है उसमें बैठने नहीं दिया था और उनके पास कोई पुश्तैनी पैसा नहीं था। पुश्तैनी मतलब पूर्वजों का, जो पहले पिछले का जो पैसा होता है, वो ऐसा कुछ नहीं था। माँ बेचारी अपनी माँ और गांधी जी के सिद्धांतों के चक्कर में सादा जीवन जीने और उच्च ख्याल रहने पर मजबूर हुई। और वो बता रही है कि मेरी माँ जो है अपनी माँ के चक्कर में जो है क्योंकि उनकी माँ ने ऐसा ही वर ढूंढने के लिए कहा था, तो गांधी जी के विचारों के चक्कर में सादा जीवन और उच्च ख्यालों में रहने के लिए मजबूर हो गई। हाल उनका यह था कि खादी की साड़ी उन्हें इतनी भारी लगती कि कमर चनका खा जाती। रात रात भर जागकर वह उसे पहनने का अभ्यास करती, जिससे दिन में शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। वह कुछ ऐसी नाजुक थी कि उन्हें देखकर उनकी सास यानी मेरी दादी ने कहा था, हमारी बहू तो ऐसी है कि धोई पोछी और छीके पर टांग दी। गनीमत यही थी कि किसी ने उन्हें छीके पर से उतारने की पेशकश नहीं की। तो वो अपनी माँ के बारे में बता रही हैं कि उनकी माँ जो है वो जो है खादी की साड़ी पहनती थी, लेकिन उससे खादी की साड़ी भी नहीं पहनी जाती थी। उसके लिए वो रात रात भर प्रैक्टिस करती थी, अभ्यास करती थी, मतलब प्रैक्टिस करती थी कि कैसे वो पहने, जैसे सुबह सुबह सब देखे तो उनको शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ी कि इस बहू को साड़ी नहीं पहनने आती खादी की। और उनकी दादी जो थी, और मेरी माँ इतनी नाजुक थी, मतलब इतनी पतली थी, इतनी कमजोर थी, नाजुक सी थी कि उनकी दादी कहती थी कि उनकी बहू ऐसी है कि उनको धो लो पोछ लो, ठीक है, और छीके पे, छीके मतलब खूंटी पर टांग सकते हैं, ऐसी है, ठीक है। और अगर किसी ने खूंटी पर टांग दी तो उतारने की भी कोशिश कोई ना करे। क्यों नहीं की? उसकी दो वजह थी। पहली यही कि हिंदुस्तान के तमाम वशिंदों की तरह उनके ससुराल वाले भी साहबों में से खासे अभिभूत थे और मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। बस जात से वे हिंदुस्तानी थे, बाकी चेहरे मोहरे रंग ढंग पढ़ाई लिखाई सब में अंग्रेज। अब वो अपने बताए हैं कि क्यों उनके उतारने का क्यों नहीं था उनकी माँ को, क्यों, क्योंकि उनके जो ससुराल वाले थे वो बहुत ही हिंदुस्तानी थे, ठीक है, वो मतलब देशभक्त थे और वो जानते थे कि जो उनके पिता हैं उनकी माँ के, वो पक्के अंग्रेज थे, ठीक है, बस नाम से वो हिंदुस्तानी थे जात से, बाकी रंग ढंग पढ़ना उठना सब कुछ उनका अंग्रेजों जैसा था। मजे की बात ये थी कि हमारे देश में आजादी की जंग लड़ने वाले ही अंग्रेजों के सबसे बड़े प्रशंसक थे। गांधी, नेहरू हो या मेरे पिताजी के घर वाले, भले लड़का आजादी की लड़ाई लड़ते लड़ते जेब खाली और शोहरत सिर करता रहे, दबदबा उसके सहाबी ससुर का ही था। एक आन बान शान वाले साहब ने उनके सिरफिरे लड़के को अपनी नाजुक जान लड़की सौंपी। उससे रोमांचक क्या कोई परी कथा होगी। अब वो बता रहे हैं कि सब लोग चाहे कुछ भी हो जाए, उनका लड़का मतलब जिस लड़के से उनकी माँ की शादी हुई थी, मतलब उनके पिता के, चाहे वो कितने बड़े आजादी के लिए कुछ भी करते हो, लेकिन सब जगह किसका नाम था, ना उनके नाना जी का ही चलता था। और वो कह रही है कि एक रोमांचक ही हो गया कि एक अंग्रेज के साथ ही देने वाले की लड़की जो है किसके साथ की शादी कर दी गई, आजादी के, जो आजादी चाहता है और उनके खिलाफ रहता है। नानी की सनक भरी आखिरी ख्वाहिश और नाना की रजामंदी वे रोमांचक कथा उपकथाएं थीं, जो कहानी की तिलिस्म को और गाढ़ा बना चुकी थी। ये जब हम सब सुनते थे तो हमें एक तिलिस्मी कहानी, मतलब एक रोचक कहानी लगती थी, जादुई कहानी लगती थी कि एक राजकुमारी है और उसकी शादी ऐसे हो गई, तो इस तरह से हमें लगती थी। दूसरी वजह माँ की अपनी शख्सियत थी।
अब वो अपनी माँ की जो व्यक्तित्व है उनके बारे में बता रही हैं। शख्सियत मतलब व्यक्तित्व और पर्सनालिटी। उनमें खूबसूरती, नजाकत, गैर दुनियादारी के साथ ईमानदारी और निष्पक्षता कुछ इस तरह घुली मिली थी कि वह परिजात से कम जादुई नहीं मालूम पड़ती थी। वो बता रही है कि उनकी माँ कैसी थी, बहुत खूबसूरत थी, नाजुक थी, उन्हें दुनियादारी से कोई मतलब नहीं था, लेकिन वो ईमानदार थी, हर किसी के साथ निष्पक्ष रहती थी, मतलब कोई भेदभाव नहीं करती थी, और ऐसा लगता था कि वो परिजात, परिजात मतलब परियों की, परियों जो परियां होती हैं उनमें से कोई एक थी। उनमें ठोस काम करवाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। हाँ, हर ठोस और हवाई काम के लिए उनकी जबानी राय जरूर मांगी जाती थी और पत्थर की लकीर की तरह निभाई भी जाती थी। कहिए कोई भी उनसे मजबूत काम नहीं कराया जा सकता, लेकिन उस मजबूत काम को कैसे करना है उसके लिए उनसे सोच मांगी जाती थी, और जो वो कह देती थी वैसे ही। मैंने अपनी दादी को कई बार कहते सुना था, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। बचपन में ही मुझे इस जुमले का भावार्थ समझ आ गया था। जब मैंने देखा कि हम बच्चों की ममतालू परि, परि, ममतालू परवरिश के मामले में माँ के सिवा घर के सभी प्राणी मुस्तैद रहते थे, दादी और उनकी जिठानियां ही नहीं, खुद मरजाद पिताजी भी। और वो बता रही हैं कि बचपन में उनकी नानी कहती थी, दादी कहती थी, हम हाथी पे हल ना जुतवाया करते, हम पे बैल है। वो कहते हैं कि हम हाथी जो है हम उससे हल नहीं जुतवाते, हमारे पास बैल है। अब इस लाइन का क्या अर्थ है वो बताने की कोशिश कर रही है कि हमारे मामले में, बच्चों के मामले में सब ममतालू थे, सब पे हमारी ममता रहती थी, लेकिन हमारी माँ की नहीं रहती थी। ठीक है, सब हमारे लिए खड़े रहते थे, यहाँ तक कि दादी, दादी की जो जेठानियां थी, जो भी ना हमारे पिताजी थे, सबको हमारा बहुत ख्याल रहता था। पर ठोस काम ना करने का मतलब ये नहीं था कि माँ को आजादी का जुनून कम था। वह भरपूर था और अपने तरीके से वह उसे भरपूर निभाती रहती थी। जाहिर है कि जब जुनून आजादी का हो तो उसे निभाना भी आजादी से ही चाहिए, जिस तिस से पूछकर, उसके तरीके से नहीं, खुद अपने तरीके से। वो बता रही हैं कि बात ये है कि इसका मतलब ये नहीं है कि वो ठोस काम करती थी, कि उनमें भी आजादी का जो जुनून है वो उनमें भी था। जैसे सब अपनी तरह से आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, वो अपने तरीके से कर रही थी। ठीक है, हमें अपनी माँ को कभी भारतीय माँ जैसा नहीं पाया, ना उन्होंने कभी हमें लाड़ किया, ना हमारे लिए खाना पकाया, ना अच्छी पत्नी बहू होने की सीख दी। कुछ अपनी बीमारी के चलते भी वह घर बार नहीं संभाल पाती थी, पर उसमें ज्यादा हाथ उनकी उनकी अरुचि का था। अब वो बता रहे हैं यहाँ पे कि हमारी माँ जैसे भारतीय माँ होती है, मतलब जो माएँ होती हैं हमारा ध्यान रखती है, प्यार करती है, खाना वाना बनाती हैं, हमें बड़े होके हमें कैसे अच्छी बहू पत्नी बनना है उसकी सीख देती है। ऐसा कुछ मेरी माँ ने नहीं किया। कुछ तो वो अपनी बीमारी के चलते नहीं करती थी, कुछ उनका इन सब में अरुचि थी, मतलब इंटरेस्ट ही नहीं था। उनका ज्यादा वक्त किताबें पढ़ने में बीतता था। वो सबसे ज्यादा किस काम में अपना समय बिताती थी? किताबें पढ़ने में। बाकी वक्त साहित्य चर्चा में या संगीत सुनने में, और वे ये सब बिस्तर पे लेटे लेटे किया करती थी। फिर भी जैसा मैंने पहले कहा था, हमारे परंपरागत दादा दादी या उनकी ससुराल के अन्य सदस्य उन्हें नाम ना धरते थे, ना उनसे आम औरत की तरह होने की अपेक्षा रखते थे। उनमें सबकी इतनी श्रद्धा क्यों थी, जबकि वह पत्नी, माँ और बहू के लिए प्रचारित कर्तव्य का पालन नहीं करती थी? सहाबी खानदान के रौब के अलावा मेरी समझ में दो कारण आए। वह कभी झूठ नहीं बोलती थी, और वह एक गोपनीय बात को दूसरे पर जाहिर नहीं होने देती थी। अब वो यहाँ बता रही हैं कि उनकी माँ कुछ भी काम नहीं करती थी, उनका काम बस ये था कि वो अपने पलंग पे लेटकर किताबें पढ़ती थी, संगीत सुनती थी, साहित्य चर्चा करती थी। लेकिन ऐसा करने पर भी जो उस समय के जो दादा दादी होते थे वो हमेशा जो है, और जो बाकी होती थी वो नाक नुकुस निकालना चाहती कि बहू काम नहीं करती, नाम धराई करते। लेकिन उनके ससुराल वाले, मतलब मेरे दादा दादी और जो बाकी घर के लोग थे, उन्होंने कभी उनके ऊपर कोई भी नाम नहीं धरा कि आप काम क्यों नहीं करती हो, कोई ताने नहीं करे। क्यों नहीं करे? वो कहते हैं इसका कारण एक तो ये कि वो सापी खानदान से थी। ठीक है, दो दो और कारण है इसके अलावा। कौन से? पहला ये कि वो कभी झूठ नहीं बोलती थी, और दूसरा ये कि उनको अगर कोई भी
गोपनीय, गोपनीय मतलब सीक्रेट बात बता दी जाए तो वो किसी और के सामने भी जाहिर नहीं करती थी। तो वो कहते हैं इन 3 कारणों के कारण शायद उनकी दादी जो है उनकी माँ को कुछ नहीं बोलती थी। पहले कारण उन्हें घर वालों का आदर आदर मिला हुआ था, दूसरे कारण बाहर वालों की दोस्ती। और इन 2 कारणों की वजह से उन्हें क्या हुआ था, पहले कारण झूठ नहीं बोलती तो घर वाले खुश थे। दूसरी बात, दूसरे वो सीक्रेट रखती है बातों को, तो बाहर वालों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोस्त वह हमारी भी थी, माँ की भूमिका हमारे पिता बखूबी निभा देते थे। मुझे याद है बचपन में मेरी हमारे में भी हमारे घर में किसी की चिट्ठी आने पर कोई उससे यह नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा है। ठीक है, तो वो बता रही है कि वो बाहर वालों की दोस्त थी, तो मेरी भी दोस्त थी। माँ का काम किसने किया था, मेरे पिताजी ने किया था। ठीक है, बता रही है कि घर में अगर कोई चिट्ठी आती थी तो कोई उनसे ये नहीं पूछता था कि उसमें क्या लिखा हुआ है, दूसरे बहन के नाम क्यों ना हो, और माँ यह जानने को बेहाल हो कि बीमारी से वह उभरी या नहीं। छोटे से घर में 6 बच्चों के साथ सास ससुर आदि के रहते हुए भी हर व्यक्ति को अपना निजत्व बनाए रखने की छूट थी। अब वो बता रहे हैं कि हमारा घर इतना बड़ा था, यहाँ पे सास ससुर भी थे, माता पिता, और हम 6 बच्चे थे, और उन सब में अपना सबका निजित्व बनाए, निजित्व मतलब सबका अपना निजीपन था। कोई किसी के अंदर इतना ज्यादा दखल नहीं देता था, सबको अपनी आजादी से रहने का हक था, वो जैसे रखते हैं। ठीक है, इसी निजित्व बनाए रखने की छूट का फायदा उठाकर हम तीनों बहनें और छोटा भाई लेखन के हवाले हो गए, और सबको अपनी अपनी मर्जी से कार्य करने की अनुमति थी। तो इसी का उन्होंने कहा है हमें फायदा मिला, और हम सब भाई बहन जो हैं हम लेखन के हवाले हो गए, मतलब हमें लिखने के लिए लेखक बनने के लिए हम तैयार हो गए। लीक से खिसके अपने पूर्वजों में माँ और नानी ही रही होती तो गनीमत रहती, पर अपनी एक परदादी भी थी जिन्हें कतार से बाहर चलने का शौक था। लीक से खिसके मतलब हो जाता है लाइन से हट के कुछ करना। ठीक है, तो लीक से हट के कुछ करना हमारे पूर्वजों में ही है। पूर्वजों मतलब जो हमारे पहले के लोग हैं, हमारे पूर्वज हैं। ठीक है, पूर्वज मतलब पहले के, जैसे माँ नानी हमारे पूर्वज हो गए। ठीक है, तो वो जो है, जैसे हमारे माँ नानी अलग से थी, वैसे ही वैसे ही हमारी एक परदादी भी थी, उन्हें भी लाइन से हट के चलने का शौक था। उन्होंने व्रत ले रखा था कि अगर खुदा के फजल से उनके पास कभी 2 से ज्यादा धोतियां हो जाएंगी तो वह तीसरी दान कर देंगे। ठीक है, खुदा के फसल से। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि उन्होंने एक व्रत ले रखा था। व्रत मतलब उन्होंने एक एक शपथ ले रखी थी कि अगर खुदा के फजल, खुदा की दया से अगर मेरे पास 2 से ज्यादा साड़ियां हो जाएगी तो तीसरी साड़ी जो मतलब 2 से जैसी तीसरी हुई वो दान कर देंगी। जैन समाज में अपरिग्रह की सनक बिरादरी बाहर हरकत नहीं मानी जाती, इसलिए वहां तक तो ठीक था। वो बता रही कि हम जैन समाज में से हैं, तो अपिग्रह मतलब संग्रह ना करना, मतलब जैन समाज में क्या होता है, एक से ज्यादा या अधिक चीजों को संग्रह नहीं करना चाहिए। ये चीज जो होती है वो मानते हैं। तो कहते हैं ये चीज मानना तो ठीक था, पर उनका असली जलवा तब देखने को मिला जब मेरी माँ पहली बार गर्भवती हुई। मेरी परदादी ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी कि उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो। यह गैर रवायती मन्नत मांगकर ही उन्हें चैन नहीं पड़ा। उसे भगवान और अपने बीच पोशीदा रखने के बजाय सरेआम उसका ऐलान कर दिया। लोगों के मुंह खोल के खुले रह गए। उनके फितूर की कोई वाजिब वजह ढूंढे ना मिली। यह भी नहीं कह सकते थे कि खानदान में पुश्तों से कन्या पैदा नहीं हुई थी, इसलिए माँ जी बेचारी कन्यादान के पुण्य के अभाव को पूरा करने के चक्कर में थी, क्योंकि पिताजी की ही नहीं दादी जी की भी बहनें मौजूद थी। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा था। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बल्कि बदसतूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। अब वो बता रही हैं कि अब उनके अलग से लीक से हटके करने का क्या था। उन्होंने जब उनकी माँ गर्भवती हुई तब उन्होंने मंदिर में जाके मन्नत मांगी कि मेरी बहू के बेटी होनी चाहिए, पहला बच्चा बेटी।
तो सब चौंक गए। क्यों? क्योंकि उस टाइम में सबको क्या था कि पहले नंबर पे बेटा ही होना चाहिए। अब सब कंफ्यूज थे, सोच में थे कि ये दादी जी ऐसा क्यों बोल रही हैं, जबकि उनके यहाँ तो बेटियां हैं पहले से भी, फिर क्यों ऐसा बोल रही है, और पहले नंबर पे तो बेटा ही होना चाहिए। लेकिन नहीं, उन्होंने किसी को कुछ नहीं बताया और नियमित रूप से मंदिर जाकर मन्नतें दोहराती रही। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा है, बेतार का तार। इधर वह तार खींचती, उधर टन से तथास्तु बजता। मेरी दादी तो पहली मर्तबा में ही तैयार हो गई थी, गोद में खिलाएगी तो पोती। पर माँ जी की अर्जू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान ना रहा होगा। तो बता रहे हैं कि लोग जानते थे कि उनका और भगवान जी का कनेक्शन बहुत सीधा है। जैसे ही वो जागती है भगवान जी, बस भगवान जी उनको तथास्तु कहते हैं। उन्होंने मन में सोच लिया था कि मैं तो बस पोती को ही खिला। लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दूं पूरी 5 कन्या एक के बाद एक धरती पर आग उतार दी। भगवान को क्या कहे, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। माँ जी और नाम जी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुशनसीबी भी हाथ आई थी। और बता रहे हैं कि भगवान जी ने माने मतलब दादी ने एक बार भगवान जी को बोल दिया तो भगवान जी तो अफरा तफरी में आए, घबरा गए, भाई उसने मांग लिया तो देना ही पड़ेगा। तो उन्होंने ऐसी कृपा करी कि एक के बाद 5 कन्या दे दी। वो कह रहे हैं कि वो इतने भगवान जी क्या, चोर भी उनसे इतना अफरा तफरी में आ जाते थे कि बस पूछो ही मत। अब उनका किस्सा वो सुनाएंगे। हुआ यूं था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात से दूसरे गांव गए थे। औरतें सज धज कर रथ जगह मना रही थी। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर से नामी चोर कब सेध लगाकर हवेली में घुसा, किसी को खबर न हुई। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वह अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जुग्राफिया दिमाग में बिठलाकर उतरा था। उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर, बुढ़ापे की नींद ठहरी। चोर के दबे पांव की आहट से भी खुल गई। कौन? माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। जी माँ। चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। पानी पिला, माँ जी ने कहा। जी मैं। चोर झिझक कर रह गया। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोलकर देख चुकी थी, लोटा खाली था। ऐसा कर, उन्होंने कहा, ये लोटा ले और कुएं से पानी भरना, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। चोर घबरा गया। अंधेरे में इन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उसका उनका तार जुड़े होने की खबर उसे सुनी थी, पर बुढ़िया भांग की भी छानती होगी, एकदम यकीन ना हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट के चोर सच कह गया। अब वो कहानी सुना रहे कि चोर को भी उन्होंने अफरा तफरी में कैसे कर दिया कि जब एक बार हमारे यहाँ शादी हो रही थी, मतलब गाँव में शादी हो रही थी, तो सब लोग तो जो मर्द थे, पुरुष वर्ग था, वो तो शादी के लिए गया हुआ था। औरतें रात में रत जगा कर रही थी, मतलब रात में जग कर नाच गान कर रही थी। तो नाच गान के शोर से बचकर दादी माँ दूसरे कमरे में चली गई, तभी चोर घुस आया। अब बेचारे चोर की किस्मत खराब थी। जैसे ही चोर उनके कमरे में घुसा, उन्हें आहट सुनाई दे गई, कच्ची नींद थी, खुल गई। तो दादी माँ सवाल जवाब करने लगी कि कौन हो, कौन हो, क्या हो, कौन हो। तो चोर ने भी पारंपरिक जवाब दे दिया कि मैं हूँ। उसको लगा कि वो ध्यान नहीं देगी, तो उन्होंने कहा, अच्छा तुम हो? जी मैं। सुन के उन्होंने कहा कि मेरे बगल में पानी है, तो उसको भर, लोटा है उसको भर लाओ। तो कुएं से भरना और कपड़ा अच्छे से बांधना और तरीके से छानना। तो वो घबरा जाता है कि उनको कैसे पता चला कि मैंने गले में कपड़ा पहन रखा है, मेरे बगल में भांग है। तो उनको समझ आया कि भाई ये तो उनका सच में भगवान के साथ कनेक्शन है कोई। तो चोर जो है घबराकर बोल देता है कि मैं चोर हूँ। हुआ करी
माँ जी ने कहा, प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुंह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़कर धो लीजियो और पानी के कपड़े से छान कर भरियो। तो वो बोलते हैं कि हाँ, चोर है तो क्या हुआ, पर मुझे पानी पिला, पानी पिलाने पर पुण्य मिलता है। आप चोर के हाथ का पानी पी लोगी, कहाँ ना रगड़ कर धो लियो, सब नाच गान में लगे हैं, तेरा और भगवान के सिवा कौन धरा है जो पिलाएगा। भगवान कहीं भगवान वहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया कि लोटा लोटा उठाकर चल दिया। जब चोर ने सुना कि भगवान यहीं कहीं धरे हैं तो डर के मारे उसने लोटा उठाया और चल गया। अकबकाया मतलब घबरा कर। पूरी एहतियात के साथ पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। तब माजी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा, एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए। अब बेटा चाहे तू चोरी कर चाहे खेती। बेटा बेचारा किसी लायक रह गया होगा। सो रोमांचक धंधा छोड़ खेती से लगा। तो अब जो है दादी माँ ने पानी पिया और पानी पीकर उसने कहा कि अब और बाकी बचा पानी उसे पिलाया। उसने कहा कि हम माँ बेटे हो गए हैं, तो अब तू चोरी छोड़, चाहे तू चोरी कर ले चाहे तू खेती कर ले। अब बेचारा चोर जो था उसने चोरी छोड़ दी और खेती में लग गया। सालों साल लगा रहा। जब मैंने उसे देखा तो बड़ा भला मानुस बूढ़ा लगा मुझे, डरा डरा हैरान सा। और जब लेखिका ने उसे देखा तो उसे एक बहुत ही डरा डरा सा भला मानुष दिखाई दिया। अब खानदानी विरासत कहिए या जीवाणु का प्रकोप, उन दो सनकी बुढ़ियों के बीच में अच्छी फंसी। एक तरफ माँ जी के चलते अपनी लड़की होने पर कोई हीन भाव मन में नहीं उपजी, दूसरी तरफ नानी के चलते देश की आजादी को लेकर नाहक रोमानी ही रही। तो कह रही हैं कि अब कुछ भी कहिए, इन दो औरतों के चक्कर में हम लोग बुरे तरह फंस गए। माँ ने कभी भी हमें इस भाव में नहीं रखा कि तुम लड़की हो, ठीक है, जैसे पहले के लोग लड़का लड़की में भेदभाव करते थे। और ना ही और दादी के चलते हमें आजादी की जो सनक थी वो हमारे अंदर आ चुकी थी। 15 अगस्त 1957 को जब देश को आजादी मिली, या कहना चाहिए जब आजादी पाने का जश्न मनाया गया, तो दुर्योग से मैं बीमार थी। उन दिनों टाइफाइड खास जानलेवा रोग माना जाता था, इसलिए मेरे तमाम रोने धोने के बावजूद डॉक्टर ने मुझे इंडिया गेट जाकर जश्न में शिरकत करने के लिए इजाजत नहीं दी। चूंकि डॉक्टर अपने नाना के परम मित्र उनसे ज्यादा नाना थे, इसलिए हमारे पिताजी जो बात बात पर सत्ताधारियों से लड़ते भिड़ते फिरते थे, चुप्पी साध गए। मैं बद मैं बदसतूर रोती कलपती रही। क्या कोई एक बच्चा इकलौती गुड़िया के टूट जाने पर रोया होगा? मेरी उम्र तब 9 बरस की थी, इतनी छोटी कि गुड़िया से बहलती और इतनी बड़ी नहीं कि डॉक्टर के तर्क समझती। तंग आकर पिताजी ने मुझे बदर्स करामजोव उपन्यास पकड़ा गए। किताबें पढ़ने का मुझे मिराक था। अब यहाँ पर क्या हुआ कि जब आजादी हुई तो आजादी का जश्न मनाया, उस वक्त लेखिका वहां नहीं जा सकी। क्यों? क्योंकि उन्हें टाइफाइड हो गया। उस समय वो बहुत खतरनाक बीमारी थी, तो डॉक्टर ने उन्हें वहां जाने से मना कर दिया। उन्होंने बहुत ज्यादा जिद करी, लेकिन वो नहीं मानी। उस वक्त लेखिका बता रही है मेरी उम्र सिर्फ 9 साल की थी, किसी कोई गुड़िया दे देते तो मैं संभल जाती। इतनी छोटी नहीं थी कि मैं इतनी भी छोटी नहीं थी कि कोई गुड़िया देते तो समझ जाती, और मैं इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी कि डॉक्टर जो है मुझे समझाते तो मैं समझ पाती। तो तंग आकर पिताजी ने मुझे एक उपन्यास पढ़ा दिया। ये उपन्यास एक रूसी लेखक का उपन्यास है जो उन्हें पढ़ाया गया। लेखिका बताती है कि पढ़ने का मुझे मिराक था। मिराक मतलब एक सनक थी, एक मानसिक रोग था कि मुझे किताबें पढ़ना बहुत अच्छा लगता था। जब कुछ देर बाद मैंने देखा कि पिताजी को छोड़कर घर के बाकी सभी प्राणी पलायन कर चुके थे। पलायन मतलब जा चुके थे पिताजी को छोड़कर, और पिताजी दूसरे कमरे में बैठे किताबें पढ़ रहे थे, तो रोना धोना छोड़कर मैं भी किताब खोल ली।
एक बार शुरू कर लेने पर उसने मुझे इतनी मोहलत नहीं दी कि दोबारा रोना शुरू करूं या कोई और काम पकड़ूं। बता रहे हैं कि जब जब सब जा चुके थे, पिताजी भी दूसरे कमरे में किताब पढ़ने लगे, तो मैंने भी किताब खोली और ऐसी किताब खोली कि उस किताब ने मुझे जो मैं रोध हो रही थी वो सब कुछ भुला दिया। ठीक है, उस वक्त ब्रदर्स कारामजोव मुझे देने से क्या तुक थी, तब मेरी समझ में नहीं आया। किताब कितनी समझ में आई वह अब तक नहीं जानती, क्योंकि उसके बाद इतनी बार पढ़ी कि सारे पाठ आपस में गड़मुड़ हो गए। गए कि उस वक्त क्यों मुझे वो किताब दी गई मुझे नहीं पता। ठीक है, और कितनी वो किताब मुझे समझ आई उस वक्त तक मुझे नहीं, ये भी नहीं पता। और और वो किताब उन्होंने कई बार पढ़ लिया है, तो सब पाठ जो है आपस में गुड़मुड़ हो गए, मतलब मिक्स हो गए हैं। कितना पहली बार मैं पल्ले पड़ा, कितनी बाद में कहना मुश्किल कि पहले समझ आया कितना, बाद में कितना समझ आया, कुछ नहीं पता। पर इतना विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उसका एक अध्याय जो बच्चों पर होने वाले अनाचार अत्याचार पे था, मुझे पहली बार में ही लगभग कंठस्थ हो गया था। कह रहे हैं कि जो पहला एक अध्याय था, उनमें एक अध्याय था जिसमें बच्चों के ऊपर जो अत्याचार होते हैं उसके बारे में बताया गया था, वो मुझे पहली बार में ही कंठस्थ मतलब अच्छी तरह से याद हो गया था। उम्र के हर पड़ाव पर वह मेरे साथ रहा और मेरे लेखन के एक महत्वपूर्ण भाग को प्रभावित करता रहा। जैसे जादू का कालीन मेरा नाटक, नहीं वह 3 किलो की छोरी जैसी कहानियां, व कठ गुलाब उपन्यास के कई अंश। तो वो कहते हैं ये उपन्यास जो पहला उन्होंने पढ़ा था वो उनके साथ हमेशा रहा और उनके अन्य उपन्यासों को लिखने में उससे भी उनको बहुत मदद मिली। माँ जी की मन्नत का असर रहा होगा कि मैं ही नहीं, मेरी चारों बहनें भी लड़की होने के नाते किसी हीन भावना का शिकार नहीं हुई। नानी, माँ और परदादी की परंपरा बरकरार रखते हुए लीक पर चलने से भी इनकार किए रही। तो वो बोल रहे हैं कि माँ की मन्नत रही होगी कि मेरी लड़की भी और बाकी बहनें भी कोई हीन भावों का शिकार ना रहे, मतलब उनमें ये ना रहे कि वो लड़की है, उन्हें घर का काम काज ही करना चाहिए। और परदादी की जो परंपरा थी वो बरकरार रखते हुए, इन तीनों की परंपरा बरकरार रखते हुए हमने भी लीक पर नहीं चला, जो बनी बनाई रास्ते हैं उन पे हम नहीं चले। पहली लड़की जिसके लिए मन्नत मांगी गई थी वह मैं नहीं, मेरी बड़ी बहन मंजुल भगत थी। घर का नाम था रानी, बाहर का नाम मंजू। लेखिका अवतार हुआ मंजुल भगत, क्योंकि लिखना शादी के बाद शुरू किया और अपना नाम बदलकर पति का ग्रहण करने में कोई हीन भाव आड़े नहीं आई, इसलिए पैदाइशी जैन नाम छोड़कर भगत बनी। दूसरी नंबर पर मैं थी, घर का नाम उमा, बाहर का नाम मृदुला। मैंने भी शादी के बाद लिखना शुरू किया, सो बतौर लेखिका नाम चला मृदुला गर्ग। मुझे याद है जब हमने लिखना शुरू किया उससे कुछ पहले नारीवाद का चलन हुआ था। शादी के बाद नाम ना बदलने का रिवाज उसी ने चलाया था। मनु भंडारी का हवाला देकर हमसे पूछा भी जाता था कि आप लोग इतनी पोंगापंथी घर घुसू क्यों हो, नाम क्यों बदला। हमारे पास इसका कोई ढंग का जवाब नहीं होता था, अब भी नहीं है। पर नाम बदलने से अपने व्यक्तित्व का कोई नुकसान होते मैंने नहीं देखा। अब वो बता रही हैं कि मेरी अपनी बड़ी बहन और अपने बारे में बताया उन्होंने कि उनकी बड़ी बहन ने भी लिखना कब शुरू किया, शादी के बाद लिखना शुरू करा। और शादी के बाद जब नाम बदल लेते हैं तो उन्होंने भी बदल लिया, जो सरनेम था उन्होंने अपने पति का लिया, मैंने भी यही किया। लेकिन उस समय जब उन्होंने लिखना शुरू करा उससे थोड़े पहले ही नारीवाद शुरू हुआ था। नारीवाद, नारीवाद क्या है? नारीवाद एक तरह की परंपरा शुरू हुई जिसमें नारियों को अपना एम्पावरमेंट, सशक्तिकरण के बारे में रियलाइज किया कि नारियां क्यों घर के ही काम करती रहें, बाहर भी जा सकती हैं, अपने लिए लड़ सकती हैं। ठीक है, जो लड़की औरतों पे अत्याचार हो रहे थे उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए आंदोलन हुआ। नारीवाद एक आंदोलन के रूप में आया। ठीक है, तो यहाँ पर उन्होंने चर्चा की कि जब नारीवाद आया तो उसमें ये भी था कि क्यों औरतें जो है शादी के बाद अपना नाम बदल देती है या सरनेम ले लेती है पति का। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि सब लोग हमसे यही पूछते थे कि क्यों आपने इस तरह का काम किया। तो इसका कोई जवाब नहीं है मेरे पास, लेकिन नाम बदलने से मेरे कोई व्यक्तित्व में, मेरी पर्सनालिटी में कोई नुकसान हो ये मैंने कभी नहीं देखा। पूछने को तो पिताजी से लोग ये भी पूछते थे, 5 बेटियों से आपका मन नहीं भरा जो हर बेटी के 2-2 नाम रख जोड़े हैं।
मुझे छोटी बहन का घर का नाम गौरिका और बाहर का चित्रा वह नहीं लिखती। उसका कहना है वह इसलिए नहीं लिखती क्योंकि घर में कोई पढ़ने वाला भी तो चाहिए। खैर उसके बाद जब चौथी पांचवी बेटियां पैदा हुई तो पिताजी ने इतनी बात जमाने की सुनी कि उनका एक एक नाम रखा। तो कहते हैं कि कहने वाले जैसे हमसे पूछते थे वैसे पिताजी से कि आपकी बेटियों की कमी है क्या, कि आपने हर एक बेटी का दो दो नाम भी रखा है। तो इसीलिए उन्होंने जब चौथी और पांचवी बेटी हुई उनका एक एक नाम रखा, और जो तीसरी बेटी थी वो नहीं लिखती थी। वो जो है कहती थी कि कोई पढ़ने वाला भी होना चाहिए, सब लिखने वाले थोड़ी ना होना चाहिए। और चौथी और पांचवी बेटी का नाम था रेणु और अचला। पांच बहनों के बाद एक भाई हुआ राजीव। मजे की बात यह है कि बीच की दो बहनें ही लेखन से बची रहीं। अचला और राजीव फिर उसमें जा फंसे। ये दो बीच की जो तीसरा चौथे नंबर की थी उन्होंने नहीं लिखा, लेकिन जो पांचवे और भाई था छठे नंबर का उन दोनों ने लिखना शुरू करा। अचला मुझसे आठ आठ साल छोटी है और वक्त के बदलाव की लाज रखते हुए अंग्रेजी में लिखती है। अचला जो है वो इंग्लिश राइटर है, ठीक है, पर राजीव फिर हिंदी के हवाले हुए। मतलब जो है उनके जो भाई बहन हैं उनमें से सिर्फ एक बहन जो है वो इंग्लिश में लिखती है, बाकी जो थे वो हिंदी में लिखते थे। हम चार लिखते हैं और तमाम खानदान हमें पढ़ता है। मेरी ससुराल में मुझे कोई नहीं पढ़ता। इस तथ्य को हजम करने में मुझे काफी वक्त लगा। फिर उसके फायदे भी नजर आने लगे। कम से कम घर के भीतर तो मुझे हिंदी आलोचना बुद्धि से दो चार नहीं होना पड़ेगा। कहते हैं कि मेरा जो मायके साइड है सब पढ़ते हैं मेरे जो लिखे हुए हैं, लेकिन मेरे जो ससुराल वाले हैं वो नहीं पढ़ते। पहले मुझे ये बात हजम नहीं होती थी, लेकिन बाद में इसका फायदा लगने लगा कि घर में कोई हिंदी आलोचक नहीं है। हिंदी आलोचना बुद्धि मतलब जो मैं लिखती हूँ उसकी आलोचना करना, मतलब उस पर प्रश्न उठाने वाला कोई यहाँ नहीं है कम से कम, तो मुझे अपने बातों को सिद्ध करना यहाँ नहीं पड़ता। खैर मैं अपनी नहीं उन अदेवियों की बात कहना चाहती हूँ जो परदादी की मन्नत के नतीजतन धरती पर आई और लेखक नहीं बनी। अब वो कह रही हैं कि अब मैं उनकी बात करूंगी जो लेखक नहीं बनी, मतलब मेरी जो दो बहनें हैं जो तीसरे और चौथा नंबर की जो लेखक नहीं बनी उनकी बात करती हूँ। जो बनी उन्हें सांस लेने की जरूरत कुछ ज्यादा हो समझ में आता है। जैसा मेरे पिताजी ने एक बार मंजुल से कहा था, कोई दम नहीं घुटता, सांस लेने की जरूरत ही ज्यादा है। पर यहाँ तो हम सैर तो खैर गैर लेखिका बहनें सवा शेर। कहते हैं कि हम शेर है तो हमारी जो जो लेखिका बहन नहीं है वो सवा शेर थी। चौथे नंबर वाली रेणु का आलम यह था कि गर्मी की दोपहरी में स्कूल से वापसी पर जब गाड़ी उसे और उसके छोटी बहन अचला को बस अड्डे से लेने जाती तो रेणु अब उसमें बैठने से इनकार कर देती। उसका कहना था कि यूं थोड़ा सा रास्ता गाड़ी में बैठकर तय करना सामंतशाही का प्रतीक था। वो कह रहे हैं कि उनकी बहन सवा से थी, हम तो लिख कर लोगों को करते, तो वो व्यक्तिगत दिखाती थी कि जब स्कूल से वापस होने के लिए पिताजी गाड़ी भेजते थे तो वो उसमें बैठने से मना करती थी। कहती है सामतावादी प्रतीक है। सामताशाही क्या होता है कि जो जो अपनी मतलब जो जमींदार तरीके की चीज जो होती है वो शो करता है, ठीक है, जो शायद था पर साथ ही पिता के अतिरिक्त लाड़ का भी, और रसोइये को खाना खिलाकर जल्दी फारिंग करने की लाचारी का भी। फारिंग मतलब कि जल्दी जल्दी खाना खाओ और रसोइये को जो खाने बनाने वाला है उसको फ्री कर दो। फारिंग मतलब होता है फ्री करना, ठीक है, कार्य से निवृत्त कर देना। माँ तो सब चीजों से उदासीन रहती थी, पर पिता काफी कुड़ते भुनते जब देखते कि अचला गाड़ी में बैठी चली आ रही है और रेणु पीछे पीछे पसीने में तरबतर खरमा खरमा धीरे धीरे, मतलब खरमा खरमा का मतलब होता है कि धीरे धीरे चली आ रही है, वो गाड़ी में नहीं बैठी। बचपन में एक बार चुनौती दी जाने पर उसने जनरल थेमिया को पत्र लिखकर उनका चित्र मंगवा लिया था, जो एक मोटरसाइकिल सवार जवान आकर उसके हाथ में दे गया था। मतलब वो इतनी ज्यादा वो उनमें वो था, जज्बा था, किसी से घबराती नहीं थी, कि वो कह रही है कि उस समय जो थे जनरल थेमिया थे, ठीक है, उनसे भी उनको भी पत्र लिखकर किसी ने उसे चैलेंज कर दिया तो पत्र लिखकर उनसे उनकी फोटो मंगवा ली। स्कूल तो जैसे तैसे पास कर लिया, पर जब बीए का इम्तिहान देने की बारी आई तो वह अड़ गई। पहले मुझे समझाओ कि बीए करने क्या जरूरत है। वो इतनी अड़ गई कि स्कूल तो पास कर लिया, लेकिन जब
बीए पास करने का इम्तिहान देने की बात आई तो कहे कि बीए करने की जरूरत क्या है, मैं इम्तिहान नहीं दूंगी। अगर मुझे यकीन आ गया कि हाँ कोई फायदा है, वरना नहीं। जब आप मुझे यकीन दिलाओगे इससे कोई फायदा होने वाला है, नहीं तो मैं नहीं करूंगी, पेपर नहीं दूंगी बीए का। हमने तरह तरह के तर्क दिए। माँ ने कहा पिताजी से पूछो। हमने भी समझाया, माँ ने भी समझाया। माँ ने कहा पिताजी से भी पूछो। पिताजी ने कहा नौकरी पाओगी, शादी कर पाओगी, लोग इज्जत से देखेंगे, वगैरह वगैरह। पिताजी ने अपने तर्क दिए। कोई तर्क विश्वसनीय नहीं लगा उन्हें, कोई भी भरोसेमंद तर्क नहीं लगा कि बीए करने के कुछ फायदे हैं। ना रेणु को ना खुद उन्हें। आखिर उन्होंने उसकी उसी कुतर्क का सहारा लिया जो युगों से माँ बाप के काम आता रहा। कहा बीए करो क्योंकि मैं कह रहा हूँ। और अंत में पिताजी ने वही काम किया जो हमेशा माता पिता कहते हैं कि मैं कह रहा हूँ इसलिए करना ही पड़ेगा। रेनू ने बीए तो कर लिया, पर सिर्फ पिता की खुशी के लिए, यानी पास होने लायक ही नंबर लाए। सच बोलने में वह माँ से भी 2 कदम आगे। वो इतने सच बोलती थी कि माँ से भी आगे थी सच बोलने में। गनीमत यह है कि आधा समय उसके सच सुनकर लोग सोचते हैं वह मजाक कर रही होगी, इसलिए बिना मेहनत वह लोगों को हंसाए रख लेती थी। आज भी उससे कोई इत्र भेंट करता है तो वह कहती है नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। ठीक है। वो इतनी ऐसे तो आधे जब वो सब सच बोलते तो आधे लोग इसलिए टाल देते थे कि ये शायद मजाक कर रही है, और इसलिए सब लोग उसको मजाकिया के तौर पे लेते थे। वो कहते हैं कि आज भी अगर उसे कोई इत्र मतलब परफ्यूम गिफ्ट करता है तो वो उन्हें कहते हैं कि मुझे नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ रोज। तीसरे नंबर पर चित्रा है। वह कॉलेज पढ़ने तो जाती थी, पर खुद पढ़ने से ज्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में लगती थी। अब वो तीसरे नंबर की बहन के बारे में बता रहे हैं कि उनको दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी थी, मतलब इंटरेस्ट था। इसलिए इम्तिहान में उसके अंक कम और उसके शागिर्दों के ज्यादा आते थे। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया तो उसने एक नजर में लड़का पसंद करने का ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसकी उसी लड़के से हुई। कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। तो बता रही हैं कि उनकी बहन कैसी थी कि जो सोच लेती थी वही करती थी। जैसे ही उन्होंने शादी के लिए लड़का देखा तो उन्होंने फैसला कर लिया था उसी लड़के से वो शादी करेंगी। तो उन्होंने उसी लड़के से ही शादी करी। हम में से सबसे छोटी अचला काफी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रही। पिता का कहना मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, मतलब पहले इकोनॉमिक्स पढ़ा, फिर पत्रकारिता में दाखिल लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई। फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चली। पहले हमें लगती थी वो बहुत लीक पर चलने वाली है, जैसे पिताजी कहते थे वैसे करती है, लेकिन शादी के बाद वो उसी रास्ते पर नहीं चली। घर बार में ज्यादा मन रुचा नहीं, और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लगा लिया। और उनकी बहन ने, अचला ने, 30 की उम्र में लिखना शुरू किया। एक बात हम में एक सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले ना चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर खड़ी चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफी है। तो बताती हैं कि हम चाहे लीग पे नहीं खड़े हो, ठीक है, लेकिन हमने हमेशा लीग को तोड़ा है, लेकिन हमने कभी घर बार को नहीं तोड़ा। हमने पूरी अपनी कोशिश करी कि हमारा जो घर बार है वो बना रहे। शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे से कस्बे में रही, जहाँ मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में, वो कहती है दड़बों में बैठते। कि हम शादी के बाद मैं छोटे से गांव में रही, कस्बे में रही, तो वहां पर लोग जो है अलग अलग रहते थे, मतलब जो पति पत्नी है वो साथ में कहीं घूम फिर भी नहीं सकते थे। दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहां पहुंची थी और नाटकों में अभिनय करने के शौक रखती थी। मैंने उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराए मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसे भी इकट्ठे हुए, और जो वहां उस गांव की परंपरा थी उसे उन्होंने बदल डाला साल भर के भीतर ही।
वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागालकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां कोई ढंग का स्कूल नहीं था। लोगों की राय पर मैंने पास के कैथलिक बिशप से दरख्वास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खुला दे। इसके बाद मैं कर्नाटका चली गई, वहां पे भी एक छोटे से गांव में गई। वहां पर तो और बुरी हालत थी। उनके बच्चे जो थे, 2 बच्चे थे, उनको स्कूल पढ़ाना था लेकिन उनके लिए कोई स्कूल नहीं था। तो उन्होंने वहां के चर्च के जो बिशप थे, फादर थे, उनसे रिक्वेस्ट करी कि वहां एक स्कूल खोला जाए। पहले उन्होंने कहा कि चूंकि उस प्रदेश की क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लिए सिद्ध करते हुए अपना इजरार जारी किया। तब उन्होंने कहा, हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा, स्कूल की छोड़े, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि अगले वह 100 वर्षों तक चलेगा। वह भी गुस्सा खा गए, बोले, खुद का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बहुत कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। सो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाले प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उनसे मदद मान्यता दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और खिसके लोगों की मदद से ये व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे भी उस स्कूल में पढ़े। बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग खैयात स्कूलों में भी दाखिला पा गए। तो वो बता रही हैं कि उन्होंने जब फादर से रिक्वेस्ट करी थी, फादर ने उनसे कहा कि अच्छा हम करवा देंगे, लेकिन आपको 100 वर्ष तक चलेगा ये स्कूल, ये विश्वास दिलाना होता है। कहा मैं इस बात को कैसे विश्वास दिला सकती हूँ। तो बिशप जो है वो गुस्से में आके कहते हैं, बच्चों को स्कूल में दाखिला कराने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। तो ये बात सच थी। तो उन्होंने क्या किया, खुद से वो स्कूल खोला और चलाया और उसमें पढ़ने वाले बच्चों को आगे बड़े बड़े शहरों में भी दाखिला मिल गया। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपनी जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर ज्यादा सबसे ज्यादा उसने मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक लीक से खिसका अपनी राह खुद तलाशता रहा। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबले नहीं पहुंच सकी। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां नालों में बाढ़ आ जाती है। पुलों के नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाते हैं। इस कयामती बारिश के इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं था। जाहिर है कि रेणु के स्कूल की बस भी उसे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल जवाब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर लगा हुआ था, स्कूल में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते सब ठप था। तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने के बाद थम गई थी। सड़कों पर पानी भरा था, पर और बर्फ नहीं रहा था। रेणु तो 2 मील पैदल चलकर स्कूल पहुंची। जैसा हमने पहले कहा था, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देखकर दंग रह गया, पर रेणु को कोई मलाल नहीं था। वे वापस 2 मील चलकर घर पहुंची। सबने कहा, हमने पहले कहा था। तो वो कह रहे हैं कि मैंने इतना कुछ किया, मैंने इतने लीक से हटके उपन्यास लिखे, लेकिन मैं अपनी बहन जैसी फिर भी नहीं बन सकी। रेणु जो सोच लेती थी वो करके दिखाती थी। और उन्होंने कहा कि जब एक बार बारिश पड़ी थी दिल्ली में बहुत भयंकर, और सबने कहा था अगले दिन स्कूल बंद रहेगा, तब भी वो नहीं मानी थी और 2 मील चल के गई थी। और वापस जब वहां उन्हें पता चला कि स्कूल बंद है, वापस लौट के आई थी। तब भी उन्हें कोई मलाल नहीं था कि मैं गई और आई। उन्होंने जो ठान लिया था वो उन्होंने करके दिखाया। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते सुनसान शहर में निचोट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलेपन का मजा ही कुछ और है। तो बता रहे हैं कि जब वो बोलते हैं सब लोग कि हम तो कह ही रहे थे स्कूल बंद थे, तो रेणु तब जवाब देती है, इसमें आपने क्या कहा? स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई।
तो वो कह रही है कि जिस रोमांच से उसने अपनी ये यात्रा करी होगी वो कैसी रही होगी। अकेले होकर बिना डरे उन्होंने सुनसान अकेली गलियों में चल के गई होंगी। तो कह रही है जब कभी-कभी इस अकेलेपन में भी अपना ही एक मजा होता है। तो यहाँ हम देखेंगे लेखिका ने अपने साथ की जो महिलाएं थी, औरतें थी, उनके व्यक्तित्व के बारे में दिखाया और ये भी दिखाया कि सबने अपने ढंग से लीक से हटकर कार्य किया है। धन्यवाद। आशा करती हूँ आपको ये पाठ समझ आया होगा।